1 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, किस संगठन ने बुनियादी बुनियादी ढांचे और सतत विकास का समर्थन करने के लिए भारत सरकार के साथ 2 महत्वपूर्ण ऋणों पर क्या हस्ताक्षर किए हैं? ए, विश्व बैंक, बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी, एशियाई विकास बैंक, या डी, नया विकास बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये नया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, नया विकास बैंक। किसने किया है? 2 महत्वपूर्ण ऋणों पर हस्ताक्षर किस? ठीक है, ये किया है ये एशियाई विकास बैंक। किसने किया? ये एशियाई विकास बैंक ने किया है हस्ताक्षर। ठीक है, किसके लिए? बुनियादी ढांचे और सतत विकास का समर्थन करने के लिए भारत सरकार के साथ 2 महत्वपूर्ण ऋणों पर हस्ताक्षर किए। किसने? एशियाई विकास बैंक ने। ये कुल राशि कितनी है? ये कुल राशि है कितनी? ये 850 CR। ठीक है, डॉलर है, मिलियन CR नहीं है, ये मिलियन है, मिलियन डॉलर। ठीक है, मिलियन डॉलर है। अब इसमें से क्या है कि ये $500, 500 मिलियन डॉलर किस पे खर्च हुआ है? ये पहला ऋण है क्या? भारत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से शहरी विकास परियोजना किसके साथ? ये IIFCL। ठीक है, क्या है ये? इंडिया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड। इसके माध्यम से किस शहरी परियोजनाओं, ये किसमें? शहरी परियोजना, शहरी परियोजनाओं, ठीक है, शहरी परियोजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। किसने? स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य सेवा के। ठीक है, इस पे खर्च किया जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है 350 मिलियन डॉलर, ये सॉरी, ये 350 मिलियन डॉलर है, ये डॉलर में 350 मिलियन डॉलर है। ये इस्माइल कार्यक्रम के तहत, ये इस्माइल कार्यक्रम के तहत, इस्माइल, ठीक, इस्माइल कार्यक्रम के तहत। ठीक है, दूसरा ऋण भारत के विनिर्माण क्षेत्र रसद दक्षता को बढ़ाने में। किसके से? विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र और रसद दक्षता, रसद दक्षता, ठीक, बढ़ाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने। किसमें? आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने। ठीक है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और लैंगिक समावेश को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। किसमें? लैंगिक, दूसरा लैंगिक, लैंगिक, ठीक है, लैंगिक समावेशन, समावेशन को बढ़ावा देने को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, इस पे केंद्रित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में उद्घाटन क्या है? फरवरी 2025 में उद्घाटन विश्व ऑडियो विजुअल
क्या है, एंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेव्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यानी फरवरी 2025 में उद्घाटन विश्व ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट की मेजबानी कौन करेगा? कौन सा देश का? ए भारत, बी स्विट्जरलैंड, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी जापान। कौन करेगा? ये करेगा इसकी मेजबानी कौन? ये भारत करेगा। कब से ये शुरू हो रहा है? फरवरी में, 5 से लेकर 9 फरवरी तक 2025। कहाँ पे होगा? ये न्यू दिल्ली में होगा, न्यू दिल्ली में। ठीक है, वेब की समिट होगी, मेजबान को भारत होगा। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है विश्व स्तरीय सामग्री निर्माण के केंद्र के रूप में विश्व भारत को, ठीक है, ये भारत को विश्व स्तरीय सामग्री निर्माण के केंद्र में केंद्र के रूप में स्थापित करना, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच जैसे आयोजनों से प्रेरित होकर वेव्स दुनिया भर के मीडिया, मनोरंजन और रचनात्मक उद्योगों के नेताओं को क्या है, इकट्ठा करेगा। किसको? ये वेव्स क्या है, दुनिया भर के मीडिया मनोरंजन और रचनात्मक उद्योगों के नेताओं ये नेता, ठीक है, नेताओं को इकट्ठा करेगा। कौन इकट्ठा करेगा? ये इकट्ठा करेगा। अगला प्रश्न है, भारत के साथ किस देश ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते यानी ECTA के 2 साल पूरे कर लिए हैं, जिसका लक्ष्य 2030 तक व्यापार को 100 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक पहुंचाना है? ए यहाँ पे दे दिया, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ही दे दिया, तो कौन सा होगा? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी यूनाइटेड किंगडम, सी कनाडा या डी ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा? ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता है। पर अप्रैल 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे? अप्रैल 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे और नवंबर 2022 में इसकी पुष्टि की गई थी। कब की गई थी? ये नवंबर 2022 में पुष्टि की गई थी इसकी, नवंबर 2022 में इसकी पुष्टि की गई थी, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग में वृद्धि की एक महत्वपूर्ण अवधि को चिन्हित करता है। उद्देश्य इसका है आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना, टैरिफ को कम करना। उद्देश्य क्या है इसका? ये आर्थिक एकीकरण,
एकीकरण को बढ़ावा देना, को बढ़ावा देना। दूसरा है टैरिफ को कम करना, टैरिफ को कम करना। तीसरा है सेवाओं के आदान प्रदान, सेवाओं के आदान प्रदान, आदान प्रदान और निवेश प्रवाह को बढ़ावा देना, और निवेश प्रवाह को बढ़ावा देना, ये इसका क्या है उद्देश्य। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 1 मार्च 2025 से डीबीएस बैंक इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किनकी नियुक्ति है? किसका? डीबीएस बैंक इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया? ए सुरजीत सोम को, बी पीयूष गुप्ता को, सी रजत वर्मा को, या डी आनंद कुमार को? किसको किया गया? ए रजत वर्मा को नियुक्त किया गया। ठीक है, ठीक है। कब से? ये 1 मार्च से इनका कार्यकाल शुरू होगा। ठीक है, नए सीईओ इसका स्थान लेंगे। ये स्थान लिया कि इनका ये इनका लिस्ट स्थान लिया, रिप्लेस किया कि सुरजीत सोम को। इनका अनुभव कितना है? ये 27 वर्षों का अनुभव है। इनका 27 वर्षों का अनुभव है। ठीक है, जिसमें डीबीएस बैंक की संस्थागत बैंकिंग वृद्धि और संधारणीय वित्त में मान्यता में महत्वपूर्ण योगदान शामिल है। अगला प्रश्न है सीआरपीएफ। बोला कि इसका सीआरपीएफ के कार्यवाहक महानिदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? ए अनीश दयाल सिंह, बी वितुल कुमार, सी संजय अरोड़ा, या डी दीपक मिश्रा को? तो ये किनको नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया वितुल कुमार को। ये कहा कि ये उत्तर प्रदेश कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी। किसके? ये 1993 क्या है? यूपी कैडर के। ये 1993 आईपीएस बैच के क्या है? आईपीएस अधिकारी हैं 1993 बैच के। ठीक है, 31 दिसंबर 2024 को अनीश दयाल सिंह की सेवानिवृत्ति, यानी कि 31 दिसंबर 2024 को ये अनीश दयाल क्या हुआ? सेवानिवृत्त हुए, जो सीआरपीएफ महानिदेशक थे। इनके स्थान पर अब वितुल कुमार सिंह को क्या हुआ? वितुल कुमार को कार्यवाहक महानिदेशक यानी कि डीजी नियुक्त किया गया। सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्य कर चुके कुमार के पास व्यापक अनुभव है और उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से उनके योगदान के लिए पहचाना गया है। अगला प्रश्न है भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया और 1991 के आर्थिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? कौन सी? ये 1991। ए पीवी नरसिम्हा राव, बी इंदिरा गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, या डी डॉक्टर मनमोहन सिंह? ये कौन है? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या है? 2004 से लेकर के 2014
2014 तक क्या थे, पीएम थे। ठीक है। उन्होंने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के तहत वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 1991 इसमें प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। ये 1900 ये पीवी नरसिम्हा राव थे और उस समय ये क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है। आर्थिक सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन सुधारों में रुपए का अवमूल्यन क्या था, ये रुपए का अवमूल्यन था, रुपए का अवमूल्यन 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 विनियमन विनियमन और विदेशी निवेश और एफडीआई था, विदेशी निवेश था। ठीक है। को प्रोत्साहित करना शामिल था, जिसने भारत को वैश्विक रूप में एकीकृत अर्थव्यवस्था में बदल दिया। डॉक्टर सिंह के शैक्षिक प्रतिभा और नेतृत्व ने भारत के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य पर एक अस्थायी प्रभाव छोड़ा है। अगला प्रश्न है, किस संगठन को जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क, क्या ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में पुनः प्रमाणित किया गया है? ए टाटा स्टील को, बी हिंदुस्तान जिंक को, सी सेल को या जेएसडब्ल्यू स्टील को। इसके लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में पुनः प्रमाणित किया गया है। तो ये कौन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल, ये सेल। तो सेल को ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक की अवधि के ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में पुनः प्रमाणित किया गया। किसके द्वारा, ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा। यह सेल का लगातार दूसरा प्रमाणन है, यानी कि पहले सेकंड प्रमाणन है, ये सेकंड। ये किसके द्वारा, ये ग्रेट प्लेस टू वर्क इंडिया इंस्टीट्यूट, क्या है, इंस्टीट्यूट इंडिया। ठीक है। इंडिया द्वारा जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में पुनः प्रमाणित किया गया, नहीं सेकेंड टाइम। ठीक है। जो अभिनव मानव संसाधन प्रथाओं, कर्मचारी सशक्तिकरण और विश्वास निर्माण पहलों के माध्यम से सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देता है। सेल के कार्यक्रम जैसे कि लचीली कार्य योजनाएं और प्रमुख संस्थानों के साथ नेतृत्व विकास साझेदारी, कर्मचारी संतुष्टि को बढ़ाने और कार्यस्थल संस्कृति में उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए इसके समर्पण के लिए रेखांकित करते हैं। अगला प्रश्न है, पिछले 5 वर्ष में भारत में ई कचरा उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसमें ई कचरा उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है भारत में पिछले 5 वर्षों में? ए 65.12%, बी 72.54%, सी 57.48% या डी 82.31%। कितने की वृद्धि हुई है? ये बोला ई कचरा, ई वेस्ट के कितने की वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है 72.54% की वृद्धि हुई है। ठीक है। और इसमें क्या है, ये 2019 से लेकर 20 में कितने टन का कचरा था? ये 1.01 मिलियन टन मीट्रिक। ठीक है। मिलियन मेट्रिक टन को ऐसे लिखते हैं MMT। ठीक है, MMT मिलियन मेट्रिक टन। और लेकिन यही क्या है, 2024 में कितना है, ये 1.7
751 MMT। ठीक है, इन 5 सालों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये 72.54% की वृद्धि हुई। यह तीव्र वृद्धि बेहतर रिसाइकलिंग प्रयासों और विनियमों की आवश्यकता को रेखांकित करती है। किसको? कि रिसाइकलिंग प्रयासों और विनियमों की आवश्यकता को रेखांकित करती है, क्योंकि वर्तमान में केवल क्या 43% क्या 43% ई कचरे का ही पुनर्चक्रण किया जाता है। किसमें? 43% ई कचरे का ही पुनर्चक्रण किया जाता है और बहुत कुछ अनुपचारित रहता है। पर्यावरणीय स्थिरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए इस चुनौती का समाधान करना महत्वपूर्ण है। क्या है? इस चुनौती का समाधान करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ई कचरा में सीसा और पारा जैसे खतरनाक पदार्थ होते हैं। क्या? ये सीसा, लेड, पीबी एंड पारा, HG, ये क्या है? खतरनाक क्या है? पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है? ए म्यांमार, बी बांग्लादेश, सी चीन या डी भूटान? तो ये 1643 यानी 43 या 45 बोलते हैं किलोमीटर की साझा सीमा करता है। कि ये म्यांमार। इसके साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इस सीमा ने घुसपैठ और तस्करी से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियों को जन्म दिया है, जिससे केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसकी सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया। मंत्रालय ने म्यांमार के साथ मुक्त आवागमन व्यवस्था यानी कि FMR को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और बाढ़ लगाने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए जनसांख्यिकीय मानचित्रों को लागू करने की योजना की भी घोषणा की है। इसके लिए जनसांख्यिकीय मानचित्रण लागू करने की योजना की भी घोषणा की है। ठीक है, इन कदमों का उद्देश्य क्षेत्रीय विकास के व्यापक मुद्दों को संबोधित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा और स्थिरता को क्या बढ़ावा देना। किसको? सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, FMSCI भारतीय राष्ट्रीय मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप के अंतिम दौर में किसने 3 राष्ट्रीय खिताब जीते, जिससे उनका रिकॉर्ड 15 खिताबों तक पहुंच गया? ए हेमंत मुडप्पा, बी राजीव सेतु, सी जगन कुमार या डी हरि कृष्ण? कौन है? ठीक है, तो ये है, कौन है? ये हेमंत मुडप्पा है। कौन? हेमंत मुडप्पा, जिन्होंने ये FMSCI भारतीय राष्ट्रीय मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप के अंतिम दौर में, ठीक है, अंतिम दौर में 3 राष्ट्रीय खिताब जीते, जिससे उनका रिकॉर्ड क्या हो जाएगा? 15 खिताबों तक पहुंच गया है। MIC यानी कि मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित किया गया था। ये आयोजित FMSCI भारतीय राष्ट्रीय मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप के अंतिम दौर में उल्लेखनीय ट्रिपल क्राउन जीतकर हासिल किया। इस उपलब्धि ने उनके कुल राष्ट्रीय खिताबों में 15 तक पहुंचा दिया, जिससे भारत के सबसे सम्मानित मोटरसाइकिल एथलीट के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हो गई है। फ्रैक्चर वाले अंगूठे के साथ रेसिंग करने के बावजूद मुडप्पा ने
असाधारण कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया, कई श्रेणियों में खिताब जीते और मंत्र रेसिंग का प्रतिनिधित्व किया। अगला प्रश्न है, पिछले दशक में भारत के रक्षा निर्यात का रिकॉर्ड मूल्य क्या है? मतलब रक्षा निर्यात का रिकॉर्ड मूल्य क्या है, मतलब कितने रुपए का रक्षा निर्यात किया गया है? ए 2000 करोड़ रुपए, बी 10,000 करोड़ रुपए का, सी 15,000 करोड़ रुपए के, या डी 21,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये कितना है? ये 21,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है। रक्षा निर्यात कितने किया है? 21,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, जो पिछले दशक से क्या है, 2000 करोड़ रुपए से उल्लेखनीय वृद्धि हुई, यानी कि पिछले साल कितना था? ये कितना था? ये 19,000 करोड़, लेकिन ये 19,000 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 21,000 करोड़। ठीक है, सीआर सीआर, ठीक, कितने की वृद्धि हुई है? 2000। ठीक है, वृद्धि कितनी है? 2000 सीआर का वृद्धि हुई है। यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा उत्पादन और तकनीकी प्रगति पर देश के फोकस को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महू में आर्मी वार कॉलेज के अपने दौरे के दौरान इस उपलब्धि की घोषणा की और 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया। कहां से? 2029 तक। ये 2029 तक कितने का? ये 50,000 सीआर का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह वृद्धि भारत के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो रक्षा क्षेत्र में इसकी वैश्विक उपस्थिति और राष्ट्रीय सुरक्षा और विनिर्माण के आत्मनिर्भरता के लिए इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बैंकों को एनईएफटी यानी कि एनएफटी और आरटीजीएस लेन देन के लिए नाम लुकअप सुविधा किस तारीख तक लागू करनी चाहिए? ठीक, ए 1 जनवरी 2025, बी 1 अप्रैल 2025, सी 30 जून 2025, या डी 31 जनवरी 2025। कब तक लागू करना है? कब ये लागू करना है? 1 अप्रैल 2025 से। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2025 तक एनईएफटी और आरटीजीएस लेन देन के लिए नाम लुकअप सुविधा के कार्यान्वयन को अनिवार्य कर दिया है। किसके लिए? एनएफटी और आरटीजीएस लेन देन के नाम लुकअप सुविधा के नाम लुकअप के कार्यान्वयन को अनिवार्य कर दिया है। इस सुविधा का उद्देश्य प्रेषकों को भुगतान शुरू करने से पहले लाभार्थी के नामों को सत्यापित करने की अनुमति देकर धोखाधड़ी और त्रुटियों को कम करना है। लेन देन की सुरक्षा और सटीकता बढ़ाने के लिए बैंक इस सुविधा को अपने डिजिटल और भौतिक बैंकिंग प्लेटफॉर्म में एकीकृत करेंगे। यानी कि अगर आरटीजीएस या एनएफटी करते हैं, हम जिसको भेजते हैं तो उसका क्या होगा? नाम लुकअप होगा, यानी कि जो उसका नाम वेरीफाई होगा कि हाँ जिसको भेज रहे हैं वही जिसका नाम उसी का नाम है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।